घटना चक्र कर लें साइंस एंड टेक की और घटना चक्र कर लें हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। एमसीक्यूज़ हमें पता चलता है कि इस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं बिहार में, और फिर उसी पैटर्न पे हमें समझ में आता है कि हमें एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए। प्री की प्रिपरेशन 2 to 3 months बिफोर प्री स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। उससे पहले मेंस के लिए प्रिपरेशन अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है वो 68th बीपीएससी से चेंज हुआ है, उसके बाद से 69th भी हो चुका है। तो जो 70th में अपीयर कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट 2 साल के तो है ही। करंट अफेयर्स में बिहार का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उस साल का, उसको बहुत थॉरली प्रिपेयर करें। आइडिया लेकर रिफ्रेम करके यूनिक बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एवरीबडी इज राइटिंग द सेम थिंग, तो आपके पेपर में वो एक्स फैक्टर कहाँ से है। आपके पास अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, पूरा गेम चेंज हो सकता है। अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें, बिकॉज वहाँ पर स्पीड एंड गुड कंटेंट मैटर्स। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए एडिक्वेट होता है 1 month प्रिपरेशन के लिए, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सो ऑल द बेस्ट टू दोस किड्स। दोस्तों, आज एक स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाला हूं जिन्होंने इस बार 68 बीपीएससी क्रैक की है और रैंक है इनकी 8, जिन्हें असिस्टेंट स्टेट टैक्स कमिश्नर की पद मिलने वाली है। मैम, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, क्योंकि आपका ये वक्त अभी का जो है बहुत ही कीमती है, चूँकि आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें कर रही हैं। तो मैम, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपसे शुरुआत करता हूँ कि ये बीपीएससी जो आपने क्रैक की है, तो इसकी शुरुआत आपने कब की और किन किन बातों को ध्यान में रखा इसकी प्रिपरेशन के लिए? मैंने सबसे पहले 67th बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी बहुत ही अनसर्टन एग्ज़ाम है और इसकी प्रिपरेशन सोल पर्पस से नहीं की जा सकती है। तो साथ में क्योंकि मैंने देखा कि बाकी स्टेट के एग्ज़ाम्स में भी यूपीएससी का नॉलेज यूज़ हो सकता है, इसलिए फिर मैंने यहाँ की प्रिपरेशन स्टार्ट की और इसीलिए मैंने 67th बीपीएससी दिया था। उस साल मेरा प्री क्लियर हुआ था और मैंने मेंस लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। फिर मैंने 68th फिर से दिया था प्रीलिम्स। मैम, तैयारी कैसे करें? अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप जो बोलें उससे वो सीखे और उस स्टेप को फॉलो करके तैयारी शुरू करे। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में एलिमेंट्री बेसिक शुरुआत कैसे करनी चाहिए बीपीएससी की? बीपीएससी की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट यूपीएससी जैसी ही है, सिर्फ बिहार के स्टेट कंपोनेंट ऐड होता है। तो अगर हम सिर्फ स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक प्रिपरेशन में एनसीईआरटीज़ पढ़नी होंगी, लक्ष्मीकांत करनी पड़ेगी, नितिन सिंघानिया करना पड़ेगा, ये बेसिक है और बेसिक पहले कर लेंगे। उसके बाद बिहार रिलेटेड स्टैटिक करेंगे, उसकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं और उसमें से एक किताब जो पढ़ सकते हैं वो क्राउन है, और क्राउन से बिहार का स्टैटिक कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई एक विजन की मंथली कर सकते हैं या फिर एमपीएन करके है, वो करंट अफेयर्स कराते हैं बिहार के, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैम, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आजकल साइंस के जो क्वेश्चन है वो नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन से ले रहे हैं, और जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मल्टीपल अलग अलग स्टेट्स में जो होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं चीज़ें। कैसे क्या करे स्टूडेंट जो कि मैक्सिमम अटेम्प्ट उनकी सही हो? जीएस की अगर बात करें और करंट अफेयर्स की बात करें, जीएस के लिए जैसा आपने कहा साइंस एंड टेक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी को एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि घटना चक्र कर लें साइंस एंड टेक की और घटना चक्र कर लें हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो उससे क्या होता है कि एमसीक्यूज़ हमें पता चलता है कि इस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं बिहार में, और फिर उसी पैटर्न पे हमें समझ में आता है कि हमें एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, उसमें टेस्ट प्रैक्टिसेस भी करनी होती है। और व्हाट इज़ बेटर देन पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस अगर करनी हो तो इन चारों सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग। मैम, अभी 70th बीपीएससी होने वाला है, इस वक्त बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्री के लिए? अभी 70th बीपीएससी की बात की जाए तो इसका प्री सितंबर में होने वाला है। तो प्री की प्रिपरेशन 2 to 3 months बिफोर प्री स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। उससे पहले मेंस के लिए प्रिपरेशन अभी करें। अच्छा, बिल्कुल यूपीएससी की तरह उसमें भी करना बिल्कुल यूपीएससी की तरह ही अभी, क्योंकि अगर बहुत प्री वीक भी है तो भी अराउंड मई से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसा लग रहा है प्री में कॉन्फिडेंट है तो अभी तो मेंस की प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, चूँकि ट्रेंड चेंज हो गया है बीपीएससी का, तो पीवाईक्यू को कैसे कनेक्ट करेंगे? पीवाईक्यू क्या हेल्पफुल है इस वक्त? जो पैटर्न चेंज हुआ है वो 68th बीपीएससी से चेंज हुआ है, उसके बाद से 69th भी हो चुका है। तो जो 70th में अपीयर कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट 2 साल के तो है ही।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पुराने तरीके से आते थे क्वेश्चंस, अभी भी कुछ स्टैटिक पोर्शंस में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ जो बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दे आर आस्क्ड ऑन द सेम लाइंस। तो अगर उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे तो फ़ायदा ही होगा। मैम, आपने बिहार स्पेशल की बात की, क्योंकि बीपीएससी सिर्फ बिहार के नहीं अदर स्टेट के भी बच्चे देते हैं, तो उनको बिहार स्पेशल के लिए क्या करना होगा? बिहार स्पेशल के लिए जैसा मैंने बताया था, वो क्राउन पब्लिकेशन की भी एक किताब आती है, अरहंत की भी आती है, नो योर स्टेट करके। कोई भी एक ऐसी किताब ले ले जिसमें स्टैटिक दे रखा हो बिहार का, तो उसको वहाँ से अच्छे से मेमोराइज कर ले, तो वहाँ से सारे फैक्ट्स वाले पोर्शन कवर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, करंट अफेयर्स में बिहार का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उस साल का, उसको बहुत थॉरली प्रिपेयर करें। वो तो करना ही करना है। योजनाएं, नई नई जो भी योजनाएं हैं, सात निश्चय है, इन सब से क्वेश्चन भी बनते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे अगर अच्छे से कर लिया तो उनमें काफ़ी डिटेल में भी दिया रहता है। मैम, प्री की बाद हम करेंगे मेंस की बात, जिसमें कि मतलब पढ़ना नहीं लिखना है, आपको लिखना आना चाहिए। आंसर राइटिंग, यू हैव टू पुट गुड आंसर राइटिंग ऑन पेज, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। बेस्ट आंसर राइटिंग के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक स्टूडेंट में, जो कि वो जो सोच रहा है, जो पढ़ा है उसने, वो पेपर पे लिख के आए? आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवीजन अच्छा हो रखा हो। रिवीजन किस चीज़ का रिवीजन? जो भी, जैसे अगर हम बात करें बिहार के मीन्स की, तो GS1 है, GS2 है, एसए है और अपना ऑप्शनल है। तो GS1 और GS2 जो है मेजर मार्क्स यहीं से बनेंगे, एसए से भी बनेंगे। इन सब के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि GS1 में जितना हिस्ट्री का पोर्शन है, जितना स्टैट्स का पोर्शन है, तो जो भी हमारा मटेरियल अवेलेबल है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। वंस रिवीजन इज़ डन तो हम पेपर पे चीज़ें लिख पाएंगे। और उसके बाद ये रिक्वायरमेंट है कि आप आंसर के हर पार्ट को अच्छे से एड्रेस करें। मैम, एक स्टूडेंट है जिन्होंने 4 बार प्री क्रैक की है बीपीएससी की, लेकिन मेंस में नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको मैं उनसे मिला और जानने की कोशिश की क्या वीक से मतलब पार्ट है इनका और कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि वो लिख ही नहीं पा रहे हैं। रिवीजन के बाद भी सभी जान के भी वो लिख नहीं पाते हैं। पेपर पे लिखना ही बड़ा उनको कठिन हो रहा है। फोबिया है, क्या है, आई डोंट नो, बट वो बोलते हैं कि हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। कैसे करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को, कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये हो सकता है कि उनका रिवीजन अच्छा हुआ होगा पर वो लिख नहीं पा रहे। ये हो सकता है उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में नहीं लिखा होगा। और ये होता है कि मेंस का जो प्रिपरेशन होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है और बहुत मेहनत भी लगती है। वो लोग करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा रिलक्टेंस आ जाता है। तो उससे थोड़ा आगे उस माइंडसेट से निकलना पड़ता है। तो टाइम बाउंड मैनर में लिखेंगे तो अपने आप इम्प्रूवमेंट होता है, और 1 या 2 बार से इम्प्रूवमेंट तो नहीं होता है। तो क्या हमें प्रैक्टिस भी करनी है पेपर पे लिख के? जी बिल्कुल। और बिहार का अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हमें 50 पेजेस लिखने होते हैं मेंस में। 50 पेजेस? और बिहार में 65 पेजेस लिखने होते हैं। तो 65 पेजेस पूरी मेंस के लिए? एक पेपर में GS1 के आपको तो किताब हो गई है। तो आपको 65 पेजेस अगर लिखने हैं तो आपको उतनी स्पीड में इतना रिवीजन होना चाहिए। और अगर रिवीजन नहीं भी है तो भी हम क्वेश्चन को एड्रेस करके हर पार्ट को कैसे लिखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम, मेरी रिवीजन है बट स्पीड नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? स्पीड नहीं है तो या तो राइटिंग के तरीके में थोड़ी इशू हो सकती है। और मेरा ये मानना है कि एक बार रिवीजन होता है तो फैक्ट्स इतने अच्छे से याद होते हैं कि वो फटाफट आ जाते हैं पेज पे। तो अगर वो स्पीड का इशू हो सकता है राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही हो या सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि पहले विदाउट टाइम लिमिट करें, फिर धीरे धीरे टाइम लिमिट से अगर 10 मिनट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे 5 मिनट ऊपर जाएगा, तो उसको प्रैक्टिस करने से ही सही कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जी मैम, एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए कहा जाता है कि उसमें जो हम दे रहे हैं इंग्रेडिएंट्स जिसकी बात करें वो अच्छा होना चाहिए। शुरुआत हम करते हैं इंट्रो से, और कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी वक्त लग जाता है लोगों को सोचने में कि बेस्ट इंट्रो क्या हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पहला जो है वो शुरुआत है, और शुरुआती सही नहीं हो तो जो एग्जामिनर है वो डिमोटिवेट होकर वो देखेगा नहीं। तो हम बेस्ट जो इंट्रो है वो कैसे बनाएं, कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकें, ताकि वो पूरे कॉपी को चेक करें। इसका अगर मैं बिहार के उसमें बताऊं तो GS1 और GS2 का सिलेबस ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अगर हम PDF डाउनलोड करके जो भी मेंशन्ड सिलेबस टॉपिक्स हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह है, वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अगर ऐसे कुछ 10-15 टॉपिक होंगे, अगर आप उनके इंट्रो घर से ही बना के तैयार कर ले, टाइम लगा के अपनी तरफ से 10-15 मिनट बैठ के एक अच्छा इंटरव्यू एक इंट्रो तैयार कर लिया,
उसी इंट्रो को वहाँ जाके बस आपने रेप्लिकेट कर दिया, तो आपका टाइम भी सेव हो गया। मैम इसमें तो बड़ा कैसे करेंगे सिलेक्टिव, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, किस क्वेश्चन को पूछ लेगा वहाँ पे। बट आप ये कह रही हैं कि आपको गेस करना होगा, जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से आप इंट्रो बना के रख सकती हैं, राइट? जी, अगर हमारे पास 10 गिवन टॉपिक हैं तो हम 10 इंट्रो तैयार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमें नहीं आता है उसके लिए हम वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। अब यहाँ तो हमने टाइम बचा लिया, ये जो इंट्रोज जानते थे वो लिख लिया, अब हमारे पास यहाँ जो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा बचा है, तो जो आंसर्स हमें नहीं आते हैं वहाँ हम वो टाइम लेके इंट्रो बना सकते हैं। मैम कोई बुक्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑलरेडी वो इंट्रो बना हो और आंसर कैसे लिखते हैं इस तरह की फॉर्मेट कुछ हो, प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसा है क्या? बीपीएससी में 1-2 किताबें हैं जिसमें ऐसा दे रखा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो इंट्रो हर कोई एक तो लिखेगा तो आपका यूनिक भी नहीं हो पाएगा, एंड सेकेंडली मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा इंट्रो अगर खुद कोई बैठ के पढ़ेगा तो बना सकता है। एक आइडिया ले सकते हैं उससे, रिफ्रेम कर देंगे उसको, कुछ ऐसा कर सकते हैं। आइडिया लेकर रिफ्रेम करके यूनिक बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एवरीबडी इज राइटिंग द सेम थिंग, तो आपके पेपर में वो एक्स फैक्टर कहाँ से आता है। अब मैं इंटरव्यू की बात करूँगा मैम। 120 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं जो कि बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंट गेम चेंजर जो कह सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारी हो? उसके बाद मैं आऊँगा कि आपने कैसे दिया, मतलब इंटरव्यू के लिए क्या करें? बिहार में जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो अनोनिमस होते हैं, तो आपका नाम नहीं पता होता है, आपका होम टाउन नहीं पता होता है। अच्छा। तो अब जो आपको एक कोड मिलता है, आप उसी रूम में जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपके चेयरमैन कौन होंगे, तो आप पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते इस एरिया में। बाकी जो चीज़ें अपने हाथ में प्रिपरेशन में वो है अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, क्योंकि वो ग्रेजुएशन से पूछते हैं, अगर वर्क एक्स है तो वो, और अपना ऑप्शनल, ये 3 चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में बिहार में जो भी करंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थर्ड चीज़ हो सकती है पोस्ट प्रेफरेंस, कि आपने क्या क्या पोस्ट्स भरी हैं और उनका रीजनिंग क्या है। मैम डेफ टाइप का भी कुछ होता है क्या? आप डेफ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना यूपीएससी में, इस तरह से कुछ होता है क्या? नहीं, आपके पर्सनल आपके बारे में कुछ पूछा जाता है? नहीं, पर्सनल उनके पास क्योंकि नेम और वो नहीं होता, होम टाउन नहीं होता, तो अपार्ट फ्रॉम दैट अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे वो सारी चीज़ें जी। 70th बीपीएससी वाले बच्चों के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। उसके बाद ये कि आपके पास अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, पूरा गेम चेंज हो सकता है यहाँ। अभी आप लोग पहले अभी मेंस पे ध्यान दें, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें, बिकॉज़ वहाँ पर स्पीड एंड गुड कंटेंट मैटर्स। उसके बाद अराउंड मई से सब लोग प्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए एडिक्वेट होता है 1 मंथ प्रिपरेशन के लिए, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सो ऑल द बेस्ट टू दोज किड्स। थैंक यू वेरी मच। मैंने 3 बार थैंक यू कहा क्योंकि आपका क्रूशल वर्ड बहुत ही कीमती वक्त था ये, और आपने मेरे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।